सतीश के सिंह जी। जी, वो राज्यसभा जिसमें कभी इंद्र कुमार गुजराल, प्रणब मुखर्जी जैसे लोग बैठते थे, अब वो कहाँ पहुंच गए कि कभी विजय माल्या पहुंच जाते हैं, कभी सुभाष चंद्रा उसी राज्य में जाते हैं जहां छोटी पार्टियों और निर्दलियों के भी वोट खरीदे जा सके, कभी किंग महेंद्र जाते हैं, कभी कोई केडी सिंह जाते हैं। ये कौन सी राज्यसभा हम लोग देख रहे हैं? हालांकि एक अच्छी पिक्चर आज मैंने देखी है, वो जिसमें अनिल हेगड़े को एक बाइक के पीछे बैठकर संसद जाते हुए देखा है। तो ये सब अब रेयरेस्ट ऑफ द रेयर उदाहरण रह गए हैं। तो क्या लगता है आपको कि ये डिग्रेडेशन अभी और नीचे जाएगा यहाँ से, या कुछ अभी सुधार की गुंजाइश है? आप म्यूट है सर। देखिए, मैं कुछ गंभीर बातें करना चाहता हूं। मुझे इस बात की आशंका है कि आने वाले समय में जो राज्यसभा है वहां सिर्फ और सिर्फ, ध्यान दीजिए शब्दों पे, सिर्फ और सिर्फ पूंजीपति या उद्योगपति बैठे। दूसरी जो मुझे आशंका है कि जो स्टैंपिंग अथॉरिटी कहते थे कि रबड़ स्टैंप, तो लोकसभा जो लोक प्रतिनिधित्व से लोग चुन के आते हैं, तो लगता था कि राज्यसभा एक कंट्रोल का काम करती है, लिवर का काम करेगी। अब वो स्थिति बनेगी कि जब धन के आधार पर लोग चुन के आएंगे तो उनको मैनिपुलेट करना, उनकी कोई आसक्ति, कोई आइडियोलॉजी नहीं रहेगी। और वैसे में जो बहुत चर्चित या विवादास्पद और जो गंभीर बिल रहते हैं लोकसभा से पास होके, वो बहुत आसानी से राज्यसभा में पास हो जाए, क्योंकि आप ऐसे लोगों को नामित करेंगे जो कि बहुत इजीली मैनिपुलेट किए जा सकते हैं। नंबर 3, मैं ये भी कहूंगा कि देखिए, आज की जो पार्टियां हैं, पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वो एक लगता है जैसे ना गैंगलॉर्ड की तरह काम कर रहे हैं। गैंगलॉर्ड कि अब उनको किसी को ऑब्लाइज करना है या किसी को मतलब इस ढंग से करना है, या उनको अपने पैसे जुटाने हैं पार्टियों के लिए, अपने अपनी पार्टियों के लिए, तो वो हिसाब से अब राज्यसभा का चयन हो रहा है। अब जरा राज्यसभा पे जाइए। हाल में एक राहुल गांधी ने बयान दिए जिनके ऊपर उनका बहुत मतलब मजाक उड़ाया जा रहा है। जी। उन्होंने बुनियादी रूप से ये कहा कि हम हिंदुस्तान जो है यूनियन ऑफ स्टेट्स है, ये कहा है उन्होंने बुनियादी रूप से। और यूनियन ऑफ स्टेट ऐसे कि अगर हम बैकग्राउंड में जाएं तो हमारे पूरे देश में एक पूरा विलयन हुआ था, एक संरचना बनी थी जिससे यूनियन ऑफ स्टेट बना। प्रिंसली स्टेट से और जो देसी राज्य थे सब मिला के 500-600 ये बने थे, और तब जाकर के 4 भाग में हमारे राज्यों का निर्माण हुआ। तो राज्यों का जो पॉलिटिकली हुआ, लेकिन राज्यों का जो हुआ है, तो हम जो राज्यसभा है वो अब तो राज्यों की सभा तो लगती ही नहीं है। कोई आदमी कहीं, हाँ देश के प्रधानमंत्री तक जो है तो जहां के रहने वाले हों, लेकिन असम से चुन के आ गए, राजस्थान से चुन के आ गए। चुने जाते थे सतीश के सिंह जी, उस वक्त एक प्रावधान था कि उस राज्य की वोटर लिस्ट में आपको इनरोल होना जरूरी है। देखिए सुनिए ना, 2001 के बाद तो वो क्राइटेरिया ही खत्म कर दिया गया। नहीं, मेरी बात तो सुन लीजिए। मैं कह रहा हूं कि राज्यों की अगर सभा है, हाउस ऑफ एल्डरली है, तो भाई डॉक्टर मनमोहन सिंह का या किसी और का भी किसी दूसरे राज्य से चुन के आने का क्या मतलब है? वोटर लिस्ट में नाम तो, कानून तो है ही। भाई किसी को आप रोक तो नहीं सकते राज्यसभा में अगर वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फाइल करता है तो। लेकिन क्या ये सही है? तो ये निश्चित रूप से ओवर द इयर्स इसका दुरुपयोग होता रहा है प्रावधानों का। अब आइए हम इसकी कल्पना करते हैं कनाडा, जर्मनी। सतीश जी माफी चाहूंगा, मैं आपको एक फैक्ट रोकने के लिए आपको रोक रहा हूं। इसलिए मनमोहन सिंह के बारे में जो बात आपने, प्रधानमंत्री रहते हुए असम से, सॉरी उसके पहले जब वो पहली बार गए थे तो असम से गए थे। दरअसल उस वक्त पंजाब में 1991 में 5 सालों से विधानसभा नहीं थी। पंजाब से कोई राज्यसभा जहां के वो वोटर थे जा ही नहीं सकता था, और वो चंडीगढ़ के सेक्टर 11 में वोटर इनरोल थे जहां का व्यक्ति पंजाब से ही राज्यसभा का चुनाव लड़ सकता था। तो मेरा ये कहना है फिर नहीं जाना चाहिए था। मेरा ये कहना है कि नहीं जाना चाहिए था। दिल्ली में लोकसभा का चुनाव भी डॉक्टर मनमोहन सिंह लड़े थे और हाथी पर बैठे थे, वो भी मैंने देखा है। 2 लाख का कर्जा रुपया भी लिया था, उसके बाद चुनाव भी लड़ा था।
या आपको मैं देखा, मैं अपनी आंखों से देखा हुआ है तो मैं बता सकता हूँ। वो बात नहीं है, 1991 में बात तो ये है कि हाउस ऑफ एल्डरली है, एक कंट्रोलिंग लीवर है, एक हाउस ऑफ स्टेट्स है, तो फिर वो एक उस मर्यादा का पालन होना चाहिए। नहीं नहीं तो जो स्थिति जा रही है वो एकदम एकांगी यूनिटरी स्टेट की तरफ हम जा रहे हैं, यूनिटरी स्टेट की तरफ, जो कि एक जगह कोई चीज तय होगी उस पर सिर्फ मोहर लगेगा। और इतना ही अगर राज्यों की अस्मिता को और उसके एग्जिस्टेंस को बना के रखना है, तो मेरा एक सुझाव ऐसा, और आपके माध्यम से दे रहे हैं, कि जो 250 लोग हैं ना, उनको आप बढ़ा के 400 कर दो या 500 कर दो, जो करना है कर दो, लेकिन राज्यों के रिप्रेजेंटेशन को उसको डाइल्यूट ना होने दो। दूसरे राज्यों से लड़ने का ये प्रावधान खत्म होना चाहिए। राज्य के लोग आए, राज्यों की बात करें। अब कौन अब चुन के आया फलाने जगह से और आ गया रहने वाला कहीं और का, वो क्या अपने वो उस राज्य का करेगा या अपने ही वाले राज्य का जो ओरिजिनल है उसका करने लगेगा। तो ये जो पूरा धन बाहुबल, बाहुबल तो नहीं, राज्यसभा में अभी बाहुबल नहीं है, क्या पता वो भी हो जाए। तो धन का जो एक पूरा हिसाब किताब दिख रहा है, उसमें तो लग रहा है जैसा मैंने कहा कि ये जो वहां पर सब लोग वही लोग बैठेंगे जिनके पास धन होगा, उद्योगपति होंगे। और उद्योग देखिए, और राज्यसभा में एक और चीज समझ लिए भाई, राज्यसभा थोड़ा सा सेफ भी है। लोकसभा में जाएंगे, खर्चा पैसा करते हैं, आप चुनाव लड़ते हैं, कोई जरूरी थोड़ी है कि टिकट ले लिया पैसा देके उसका चुनाव थोड़े आप जीत जाइएगा, कोई गारंटी तो है नहीं। लेकिन यहाँ तो गारंटी है कि आप पैसा देके आए और यहाँ पर एक ही बार में खरीद फरोख्त जो भी करना है कर लीजिए, उसके बाद तो मामला सही है, क्योंकि पार्टी वाले भी आपको जिताने में जोर लगा देंगे, क्योंकि वहां पर लेन देन हो चुका है। तो ऐसी चीजें जो हो रही है, और आप मुझे बताइए ना साहब कि राज्यसभा के चुनाव में अगर बाड़ेबंदी हो रही है, तो मैं समझता हूं, खास तौर से प्रोफेसर आनंद कुमार का ध्यान आकृष्ट करते हुए, कि ये लोकतंत्र की अंतिम नाकेबंदी। मुझे एक वाकया याद आ रहा है हम लोग के स्कूल के दिनों का, आपको भी याद होगा। करगिल का चल रहा था, करगिल युद्ध चल रहा था, लोकसभा अस्तित्व में नहीं थी, भंग हो चुकी थी। हरकिशन सिंह सुरजीत ने एक डिमांड की थी कि राज्यसभा की बैठक करगिल मुद्दे पर बुलाई जानी चाहिए, और अटल बिहारी वाजपेयी ने तत्काल सभी पार्टियों के प्रतिनिधियों को बुलाया और इसी बात पर चर्चा की। राज्यसभा के सभापति कृष्णकांत जी को भी बुलाया गया, बाल योगी साहब जो भंग लोकसभा के अध्यक्ष थे उनको भी बुलाया गया कि क्या वाकई राज्यसभा की बैठक बुलाई जा सकती है। मामला रफा दफा हो गया कि बैठक नहीं बुलाई जाएगी, लेकिन राज्यसभा की अहमियत को दरकिनार नहीं किया गया, बैठक बुलाई गई, यही बड़ी बात थी। आज उस राज्यसभा को ऐसा क्या हो गया है कि उस राज्यसभा को लेकर के जब उसका चुनाव आता है तो विधायक लोग बस में भर के कहीं रिजॉर्ट में भेजे जाते हैं, कहीं किसी की घेराबंदी और बाड़ाबंदी करनी पड़ती है। टिकट जिन्हें दिया जाता है कि कोई ठेकेदार है तो किसी की हिस्ट्री आपराधिक रही है, कोई पता चला कि किसी के कई दलाली वगैरह के काम में भी कुछ लोग थे जो कि लिप्त रहते थे, लाइजनिंग के काम में। तो इस तरह के लोगों को राज्यसभा भेजने से कौन सा मकसद पूरा होता है? मकसद वही इलेक्ट्रोक्रेसी वाला शासन का, कुर्सी सत्ता, इसी का, और इससे ज्यादा कुछ नहीं। देखिए, मैं एक बात कहना चाह रहा हूं, पहले तो एक टिप्पणी कर दूं कि कांग्रेस ने इधर उधर के टिकट उधर उधर दे दिए। हमको लगता है राहुल गांधी ने जो कहा ना यूनियन ऑफ स्टेट, उसको इन्होंने चरितार्थ कर दिया है कि भाई कोई भी कहीं का, कहीं भी किसी स्टेट से क्या है, ये कौन है कि नहीं। ये एक टिप्पणी थी, कटाक्ष है। दूसरा मैं कहना चाहता हूं गंभीरता से कि जो हमारा राज्यसभा वो क्या है, वो एक मिश्रण है सेनेट का और हाउस ऑफ लॉर्ड्स का। जी, हाउस ऑफ लॉर्ड्स का, अभी आप देखिए जब डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ अब वो इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग चल रहा था पिछली बार, देखा था मैंने, बहुत बहुत देखा उसको, क्या बुखार छुड़ा के रखा हुआ था सेनेट ने, सेनेटर्स ने, भले ही माइनॉरिटी में थे इनके लोग, है ना, डेमोक्रेट्स के, लेकिन बुखार छुड़ा के रखा हुआ, क्या भाषण होते। जी। और हाउस ऑफ लॉर्ड्स का तो आप देखिए, जो लॉर्ड्स होते हैं वो उनकी क्या अहमियत होती। अब तो ऐसे भी हमारे यहाँ यह था भाई, पहले तो कहते थे कि अरे ये बेकार पॉलिटिशियन है, ये लोकसभा वाला नहीं है, भेज दो राज्यसभा। ये सोच अगर बन जाएगी तो वही बात हो जाएगी। मैं आपको बताऊं कि एक जमाना था, आनंद सर बताएंगे, कि एक जमाना था जब मसल मैन जो होते थे ना, वो बूथ लूटने का काम करते थे।
है ना। तो सारे नेता पाल के रखते थे ऐसे मसलमैन, खास तौर से बिहार में पहला भी बूथ वही लुटाया था। बाद में मसलमैन ने सोचा, अरे भाई ये तो हमारे बलबूते बन जाता है नेता, है कि नहीं। तो आज उसको जरा राज्यसभा के चक्कर में जरा देख के रखिए, उसको थोड़ा सा एक्सपैंड कीजिए, तो मुझे अब ज्यादा इससे कुछ कहना नहीं। सुभाष यादव भी राज्यसभा गए थे, लालू यादव अरे के आप साले। ऐसे ही होगा, हो भी रहा है। जी।